शायद कोई और भी बोल रहा है कि आवाज नहीं आ रही है। एक बार देखेंगे आप लोग। वो रमन जी हैं, वो विनीत जी के लिए बोल रहे हैं। जी, we can go ahead, Pranav ji. Yeah. No, I see a lady Please, saying it. Sir, we are going to be live in 10 seconds. Dead air, sir, please. Yes. Please be on standby. नमस्कार दोस्तों। देश के बंटवारे के बाद लॉकडाउन जनित मजदूरों का पलायन शायद इस देश की सबसे बड़ी त्रासदी होगी। इस समय के कुछ दृश्य जो हमेशा याद रहेंगे वो है हजारों लाखों मजदूरों का दिल्ली व देश के अन्य भागों में अचानक इकट्ठा हो जाना, या फिर एक मजदूर बेटा अपनी बूढ़ी माँ को हाईवे के ऊपर कंधे पर बिठाकर चला जा रहा है, या गुजरात की वो महिला जिसकी गोद में, जिसके कंधे पर निढाल बच्ची लेटी है और एक हाथ से वो सूटकेस को खींचते हुए हाईवे पे चली जा रही है, या फिर रेल की पटरियों पर बिखरी हुई रोटियां, औरंगाबाद का वो दुर्दांत दृश्य जिसमें 17 मजदूर रेल के नीचे आ गए। ये दृश्य हमें इस समय को याद दिलाकर हमेशा झकझोरते रहेंगे। आज की एआईसीसी ब्रीफिंग इसी समस्या अर्थात श्रमिकों की समस्या से संबंधित है। मैं स्वागत करता हूं एआईसीसी स्पोक्स पर्सन सुप्रिया श्रीनेत जी का, और उनसे आग्रह करता हूं कि वो हमें ब्रीफ करें। नमस्कार, आशा करती हूँ आप सब लोग जहां पर भी हैं सकुशल और स्वस्थ होंगे। मैं सबसे पहले तो आप सब लोगों का धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज रविवार है, पर ये आपदा का समय है, और क्या रविवार और क्या सोमवार, तो जरूरी है आज फिर से उस विषय पे बात करना जिसने कहीं ना कहीं हम सबकी अंतरात्मा को जरूर झकझोर के रख दिया है। और वो विषय है प्रवासी मजदूर, जिनको माइग्रेंट लेबर कहा जाता है। इनके ऊपर काफी विवेचना चल रही है, बहुत लोग इनके बारे में बात कर रहे हैं, विशेषज्ञ अपनी राय दे रहे हैं, लेकिन एक तबका ऐसा है जो बिल्कुल उदासीन बना हुआ है, और वो कहीं है ये सरकार। करीब करीब 47 मान लीजिए 50 दिन हो चुके हैं इस लॉकडाउन के, और अगर इससे कोई सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है, मोस्ट एडवर्सली इंपैक्टेड हुआ है, तो वो प्रवासी मजदूर ही हैं। 4 घंटे की मोहलत दी गई थी लॉकडाउन के लिए, वो जहां पर थे वहीं फंसे रह गए, अपने घर जाने को बेचैन थे, परेशान थे, जा नहीं पाए। और जिस तरह के विजुअल्स, जिस तरह की इमेजेस, जिस तरह की तस्वीरें हम टीवी चैनलों पर देखते हैं आप लोगों के माध्यम से, या अखबारों में देखकर सवेरे उठते हैं, वो बहुत ही दर्दनाक है, जिसको कहते हैं दिल दहलाने वाली है। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे समय की, और शायद मैं बहुत ज्यादा एग्जैजरेट नहीं कर रही हूँ, लेकिन हमारे समय की ये सबसे बड़ी त्रासदी है, सबसे बड़ी ह्यूमन ट्रेजेडी है जो बन रही है। क्योंकि एक एक गर्भान्वित औरत चली जा रही है पैदल, एक छोटी सी बच्ची है जो चलते चलते थक के बैठ जाती है। प्रणव जी ने जिक्र किया, एक आदमी अपनी बूढ़ी माँ को गोदी में लिए चला जा रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि हम कच्चे पर चल रहे हैं क्योंकि पक्के पे चलने की इजाजत नहीं है। लोग बिना खाने के, बिना चप्पलों के सड़कों पे चलते नजर आ रहे हैं। और ये सब देखकर किस तरह से एक सभ्य समाज चुप रह सकता है, किस तरह से हम उदासीन होकर दूसरी तरफ मुंह फेर सकते हैं, ये मेरी अंतरात्मा में जरूर बहुत सारे सवाल उठाता है। और मुझे पूरा यकीन है कि आपकी भी अंतरात्मा में जरूर सवाल उठाता होगा। बहुत टाइम बीत गया, कोई रेस्क्यू, कोई प्रोटेक्शन की बात नहीं हुई, और जब हुई तो उसमें भी बहुत राजनीति खेलने की कोशिश करी गई। उससे पहले, जाने से पहले मैं एक बात और कहूंगी कि परसों का जो डेटा है, आज का डेटा कोलेट अभी तक हमने नहीं किया है, लेकिन परसों का जो अवेलेबल आंकड़ा है, उसमें से 42 प्रवासी श्रमिकों की, 42 माइग्रेंट लेबर्स की अभी तक मौत हो चुकी है। तो किसके सर ये अपराध है? कौन इसके लिए जिम्मेदार है? बिना राजनीति खेले इस बात का तो जवाब हमें देना ही होगा कि क्या एक देश में 21वीं सदी में अमीरों और गरीबों के लिए
इतनी अलग अलग धारणाएं, इतनी अलग अलग मान्यताएं, इतने अलग अलग नियम और कानून बन सकते हैं। हम दुनिया के 5 सबसे बड़ी ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक कहते हुए थकते नहीं अपने को, और हमारे श्रमिक सड़कों पे पैदल चलने को मजबूर हैं, और 2-4 किलोमीटर नहीं, हजारों किलोमीटर लोग चलने को मजबूर हैं, जिसमें से 42 लोगों ने परसों के आए हुए आंकड़ों तक दम तोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं शायद एक समाज को ये पूछना पड़ेगा कि नियम कानून गरीबों और अमीरों के लिए इतना अंतर क्यों है, क्योंकि दिस इज द बिगेस्ट ह्यूमन ट्रेजेडी ऑफ आवर टाइम्स। मैं आपसे एक बात और कहना चाहती हूं कि जब ये क्राइसिस हुई तो सबके पास 4 घंटे की मोहलत थी, चॉइस दी गई, आप घर पे रहिए, आप वर्क फ्रॉम होम करिए। लेकिन माइग्रेंट लेबर के पास ये चॉइस नहीं थी। उसके पास ये चॉइस नहीं थी कि वो घर जा सके। उसको फोर्स करके ऑलमोस्ट रखा गया वो जहां पर था। उनकी नौकरी गई, उनका वेतन गया, और पूरे हिंदुस्तान में, अक्रॉस द कंट्री, पूरे हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं माइग्रेंट लेबर खाने तक को दूसरों पर आश्रित हो गए। राशन या तो सरकारों ने पहुंचाया, एनजीओ ने पहुंचाया, कांग्रेस ने काफी जगह राशन पहुंचाया, तो कहीं ना कहीं वो इसके लिए आश्रित हो गए। और एक बात मैं बता दूं, ये त्रासदी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि माइग्रेंट लेबर मजबूरी के कारण बाहर जाता है नौकरी ढूंढने। उसके पास अपने प्रदेश में अपनी प्रवास की जगह नौकरी नहीं है, इसलिए वो नौकरी ढूंढने जाता है, वो श्रम करता है, रोजगार करता है, कमाता है, अपना परिवार चलाता है और इस देश की इमारत को और बुलंद करता है। इसीलिए बार बार बहुत विशेषज्ञों ने कहा है, दे आर द बिल्डर्स ऑफ इंडिया। हम उनको आशान्वित हमें करना ही पड़ेगा, हम उनको इग्नोर करके नहीं जी सकते हैं। मैं आगे बात करने से पहले एक बार पीछे मुड़ा जाए और देखा जाए हुआ क्या। 25 मई से लॉकडाउन अनाउंस हो गया, सब लोग लॉकडाउन में चले गए, प्रवासी मजदूर मजबूर होकर जहां पर थे वहीं फंसे रह गए, बिना पैसे के, बिना श्रम के, बिना रोजगार के। और करीब 36 दिन बाद 29 अप्रैल को एक अनाउंसमेंट होता है, और ये भी अनाउंसमेंट इतनी बड़ी त्रासदी ना होती तो मैं कहती हास्यास्पद था। ये सोचता कौन है सरकार में, ये भी हम सोचने को मजबूर हैं। एक अनाउंसमेंट होता है कि देश भर से जो श्रमिक फंसे हुए हैं उनको बसों से अपने अपने घर पहुंचाया जाएगा सोशल डिस्टेंसिंग के चलते। एक बस में 30 से 40 लोग आएंगे, लाखों की संख्या में श्रमिक हैं, तो ये तो होना ही नहीं था। इसीलिए 1 मई को फिर से पुनर्सोच विचार करके सरकार ने आकर बड़ी डींग हाँकी कि अब हम स्पेशल ट्रेन चलाएंगे, स्पेशल श्रमिक ट्रेन चलेगी। हम लोगों ने भी राहत की सांस ली कि चलिए, जो लोग अपने घर से दूर फंसे थे, परेशान थे, जिनके माँ बाप, पत्नी, बच्चे बेहाल हैं अपने गांवों में, चलो वो अपने घर जाना चाहेंगे। और एक बात बता दूं, जब दिक्कत का वक्त आता है, जब मुश्किल का समय आता है, हर आदमी अपने घर की ओर रुख करना चाहता है। तो हम लोगों ने भी राहत की सांस ली कि चलो सब लोग अपने घर जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि सरकार की असंवेदनशीलता की हद ही नहीं है। हर बेशर्मी की हद सरकार ने पार कर ली जब पता चला कि इन माइग्रेंट लेबर से, इन श्रमिकों से जिनके पास न रोजगार है, न पैसे का साधन है, न पैसे बचे हैं, उनसे रेल किराया वसूल किया जा रहा है। और मैं बहुत गर्व और फक्र से कहती हूं कि 4 मई को, 1 मई को ये अनाउंसमेंट आया, हम लोगों ने देखा किस तरह से उनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, किस तरह से उनको, उन श्रमिकों को मजबूर किया जा रहा है पैसे देने के लिए। हमने तुरंत, कांग्रेस प्रेसिडेंट श्रीमती सोनिया गांधी जी ने 4 तारीख को ऐलान किया कि कांग्रेस की हर स्टेट कमेटी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी खर्चा वहन करेगी उन मजबूर मजदूरों का, और हमने वो किया, और मैं आंकड़े आपको बताऊंगी। लेकिन दुर्भाग्य है और दुखद है कि उनके इस ऐलान के बाद, जब हमें यह सोचना चाहिए था कि सरकार और विपक्ष एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर इन मजबूरों की त्रासदी को खत्म करने के लिए साथ आ रहा है, ये सरकार राजनीति पे, और गंदी, घिनौनी, झूठी राजनीति पे उतर आती है। इनके स्पोक्स पर्सन, इनके मंत्री, इनके कार्यकर्ता झूठ फैलाने का काम करते हैं, बेवकूफी के बयान देने शुरू करते हैं, 85% हम देंगे तो 15%। ये सब बेकार की बातें हैं। मूल मुद्दा एक था, पैसा श्रमिकों से लिया जा रहा था रेलगाड़ी का, और कांग्रेस ने ये वादा किया था कि हमारी प्रदेश इकाइयां इनका खर्चा वहन करेंगी, और बहुत जगह हमने अभी तक ये करके दिखाया है। तो ये दुख था कि इस पर भी भाजपा ने राजनीति खेली।
उसके बाद जो हुआ वो और भी दुर्भाग्यपूर्ण था। कुछ राज्यों ने, कर्नाटक ने एकदम से बोला हम ट्रेन स्थगित कर रहे हैं, अब ट्रेनें नहीं चलेंगी। मजदूर वैसे ही घबराया हुआ था, उसको लगा ये आखिरी मौका भी निकल जाएगा, हम ट्रेन से आगे नहीं जा पाएंगे घर, तो उन्होंने फिर से चलना शुरू किया। आपसे मैं सवाल पूछती हूँ, आपकी मर्जी के बिना, हमारी और आपकी मर्जी के बिना कोई हमें कहीं रोक सकता है? और उसका जवाब है बिल्कुल नहीं। तो कैसे इन श्रमिकों को उनकी मर्जी के बिना रोका जा रहा है? ये बंधुआ मजदूर हैं या ये सच्ची निष्ठा से काम करने वाले श्रमिक हैं? इसका जवाब भाजपा को और उनकी जो असंवेदनशील सरकारें हैं उनको देना पड़ेगा। मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने इसलिए उदाहरण देना चाहती हूँ जिससे त्रासदी का पता तो चले क्या हो रहा है। रिपोर्टें हैं और आप ही लोगों द्वारा ये रिपोर्टें आई हैं मीडिया के द्वारा कि 5,000 लोग मध्य प्रदेश और यूपी के बॉर्डर छतरपुर पे फंसे हुए हैं, जिसमें से कल 4 लोगों ने भूखमरी के कारण दम तोड़ दिया है। उनको उत्तर प्रदेश सरकार आने की अनुमति अंदर नहीं दे रही है। ये एक त्रासदी है। वो अपने घर आना चाहते हैं, उनकी टेस्टिंग करिए, उनकी ट्रेसिंग करिए, उनको क्वारंटीन में रखिए, पर ईश्वर के लिए उनको घर आने दीजिए। लोग बिहार में बर्दवान तक चलने को मजबूर हैं। उनके मुंह से सुनिए तो उनकी क्या दिक्कतें हैं, क्या त्रासदी है, क्यों वो जाने को मजबूर हैं। मध्य प्रदेश में कितने ही लोग चलने को मजबूर हैं और उनको मजबूर कर दिया जाता है चलने के लिए और सरकार दूसरी ओर मुंह फेर लेती है। सूरत में गुजरात का डेवलपमेंट मॉडल की बात करी जाती थी। भाजपा का कॉरपोरेटर और उनका भाई वीडियो पे पकड़े जाते हैं लोगों से पैसा वसूल करते हुए। इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या होगी? सूरत से प्राइवेट बसेस में 4-4 हजार रुपए देकर लोग बिहार पहुंचते हैं क्योंकि ट्रेनें नहीं चल रही हैं। किसका डेवलपमेंट कर रहे हैं आप? आपकी निष्ठा किसके प्रति है अगर हिंदुस्तान का गरीब इस तरह से इस समय प्रभावित हो रहा है? मैं एक बात और कहूंगी कि जितने भी लोग इसके बारे में विचार रखते हैं, इन मजदूरों की त्रासदी को समझते हैं, इन माइग्रेंट वर्कर्स की को, इन श्रमिकों की दिक्कत को समझते हैं, वो सब मानते हैं कि रेल किराया माफ होना चाहिए। कांग्रेस ने पहल करी कि चलिए हम इनका किराया देंगे, हम राशन पहुंचाएंगे, हम जो भी कर सकते हैं करेंगे, और हमने करके दिखाया। यूपी में अभी तक 7 ट्रेनों का किराया हमने दिया है, हमने 47 लाख लोगों को अभी तक राशन पहुंचाया है, बहुत कुछ हुआ है। इस पर भी गंदी राजनीति खेली जा रही है। भाजपा की सरकारें और रेल अवरोध डाल रही है हमें ये बिल देने में। हमने कितने ही लोगों को यूपी में, जिसमें ज्यादातर अमेठी और रायबरेली के लोग अभी पहुंचे हैं, जिनको हमने पैसे डायरेक्ट पहुंचाने की कोशिश करी है और काफी हद तक सफल हुए हैं। वो अवरोध क्यों बना रही है ये हम नहीं समझ पा रहे हैं। ये आपदा है। अगर आप मदद नहीं कर पा रहे तो हमें मदद करने दीजिए। इसमें अवरोध मत करिए, इसमें रोड़ा मत बनाइए, क्योंकि ये गरीब के हक की बात है। इसमें राजनीति मत करिए। और भी जो थोड़ी परेशानी वाली बातें समझ में आ रही है वो ये है कि ऑनलाइन परमिट और एनओसी मिलता है और बहुत राज्य सरकारों की ये ऑनलाइन जो साइट है ये नहीं चल रही है। बिहार उसमें से एक है। इससे मिलने में दिक्कत हो रही है। बहुत सारे प्रवासी भारतीय मजदूर जो हैं वो बड़ी बड़े शहरों से दूर जाके काम करते हैं। रेलवे स्टेशन आने के लिए उनके पास ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त नहीं है। राज्य सरकारों से हमारी अपील है कि वो करिए, क्योंकि ये सब अगर आप नहीं करेंगे तो वो कैसे वापस अपने घर जाएंगे? कोऑर्डिनेशन लोगों के लिए नंबर नोडल के लिए दिए गए, वो नंबर बहुत जगह स्विच ऑफ आ रहे हैं, उस पर सावधानी बरतनी जरूरी है। इन मजदूरों को गाइडेंस चाहिए कैसे ही अपने घर पूरे प्रोटेक्शन से, पूरे एहतियात से, पूरी समझदारी से पहुंच सके। और मैं अंत में एक बात जरूर उठाना चाहूंगी और पूछना चाहूंगी कि सरकार आखिर इन मजदूरों के लिए कुछ क्यों नहीं कर रही है? सरकार के पास पीएम केयर्स फंड में पैसा आया है, उस पैसे को ही क्वारंटीन कर दिया गया है, उस पैसे को ही आइसोलेशन में रख दिया गया है। अरे कितना पैसा आया है, आप उसका क्या खर्चा करिएगा, कब खर्चा करिएगा, उसको माइग्रेंट लेबर पे क्यों नहीं खर्चा कर रहे हैं? इन सब बातों का जवाब आप क्यों नहीं दे रहे हैं? बस मैं इस समय फिस्कल स्टिमुलस और बाकी इंडस्ट्री और सेक्टर की तो बात ही नहीं कर रही हूं। इस समय मैं सिर्फ और सिर्फ श्रमिकों की बात कर रही हूं, क्योंकि ये हमारे समय की सबसे बड़ी ह्यूमन ट्रेजेडी, सबसे बड़ी मानवीय त्रासदी जिसको कहते हैं वो है। तो मेरी इस सरकार से, अपनी पार्टी के माध्यम से, आपके माध्यम से, इस मंच के माध्यम से गुजारिश है कि अपनी अवहेलना जो आप इन श्रमिकों के प्रति करते आ रहे हैं उसका त्याग करिए।
इनके प्रति अपने कर्तव्य को उजागर होने दीजिए। हमें अपना कर्तव्य निभाने में अवरोध मत डालिए, रोड़े मत अटकाइए, हमें इनके लिए काम करने दीजिए और इन श्रमिकों को इनका हक दिलाने दीजिए। इन श्रमिकों को उसी तरह, उसी सम्मान, उसी प्रोटेक्शन, उसी एहतियात से घर जाने दीजिए जिस एहतियात और प्रोटेक्शन से आप दूर दराज में फंसे लोगों को हवाई जहाज की सहायता से वापस लाए थे। आपने वो सही किया था, अब फिर से अपने फर्ज को अदा करिए। इन श्रमिकों की हाय मत लीजिए, क्योंकि सड़क पर हजारों किलोमीटर चलता हुआ श्रमिक जब गांव पहुंचता है तो उसके दर्द, उसकी त्रासदी, उसकी वेदना, उसकी पीड़ा की शायद आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मेरी सरकार से ये गुजारिश है। I will in very short and in very brief take the main points in English. What is happening to our migrant labor is perhaps the greatest human tragedy unfolding in our times. It's almost 50 days into the lockdown. They were first forced to stay in places where they had gone to work, and then they lost their jobs. They had no wages. They had to depend even on others for food. They were denied the right to return home. 36 days into the lockdown, they were finally allowed to return home, but things are not functioning well. There are not enough trains. NOCs and permits are not being easily issued. A lot of online sites are not working as far as state governments are concerned. Coordination numbers are switched off. We have woken up to very, very telling visuals, extremely telling, extremely painful visuals of pregnant women, little children, elderly being carried physically by migrant labor. This is not the country that we can be proud of. We cannot turn a blind eye when people are working from Bihar to Bengal, when in Surat you see a BJP corporator coax money out of migrant labor, when people are killed because they are forced to sit in Hyderabad yesterday, because they are forced to take shelter on a truck carrying mangoes. How can we as a civil society turn a blind eye to that? My only request to the government is to stop blocking the Congress party's efforts to help these workers, because that is exactly what you're doing. We have pledged to help and foot the bill for every needy migrant worker. Please allow us to do that. Do not add hurdles in that. And also, please invest in these people. They are the builders of our economy. They are the people who have worked and toiled very hard to work for our economy. Please invest in them. Use the PM Cares Fund, because none of us are being able to understand what is that money being used for, why have you collected that money, and when will you use it? If not for these migrant workers, who will you use it for? And last but not the least, I will only want to say, in the 21st century of India, we cannot live in a country where terms of engagement, where rules and regulations, where even economic and fiscal help varies so much in this country for the rich and for the poor. Let us treat our poor, let us treat our migrant workers with the dignity, care, protection that they deserve. Thank you very much. Happy to take questions. Thank you, Supriya ji. Siddharth has requested his question. Siddharth, please come in. सिद्धार्थ, क्या सुन सकते हैं? हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है, हाँ, पूछिए। मैम, मेरा आपसे एक सवाल, दो सवाल हैं। पहला सवाल जो आपके सुओमोटो से है, अब तक कांग्रेस पार्टी ने कितनी ट्रेनें हैं जिनका किराया या जितने लोग हैं, नंबर्स बता पाए आप, जिन लोगों का किराया कांग्रेस पार्टी ने भरा है, और ये कि किन किन राज्यों की सरकारें जो हैं वहां से कॉर्पोरेशन आप लोगों को नहीं मिल रहा है? क्या सिर्फ ये बीजेपी शासित राज्यों तक ही सीमित है, या और राज्य भी ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस की आपकी इकाइयों को ये दिक्कत आ रही है? और दूसरा और आखिरी सवाल मेरा ये है कि कल प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों से बात करने वाले हैं, तो क्या आप लोग उससे पहले सारे जो गैर भाजपा शासित राज्य हैं उसके मुख्यमंत्री मिलकर कोई रणनीति बनाएंगे? क्योंकि आप भी पत्रकार हैं, आप जानती हैं कि अपोजिशन जो है कांग्रेस पार्टी तो कर रही है, आप सामने सरकार को चिट्ठियां लिख रहे हैं, आप आके आ रहे हैं श्रमिकों के लिए, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन मिलकर कहीं सामने नहीं दिखाई दे। ऐसा है सिद्धार्थ जी, आपके सवाल का स्वागत है, लेकिन मैं तो ये आशा कर रही थी कि इस समय ऑपोजिशन और सरकार का मतलब ही नहीं होगा। इस समय हम सब एक साथ खड़े होकर इस त्रासदी का, इस आपदा का सामना करेंगे।
तो ये तो दुर्भाग्य की बात है, दुख की बात है कि आज भी इस पर राजनीति खेली जा रही है। आज भी भाजपा शासित प्रदेश अलग बात कह रहे हैं और गैर भाजपा शासित प्रदेश अपनी दिक्कतें अलग तरीके से बता रहे हैं। लेकिन अगर आप उनसे अलग से बात करिए भाजपा शासित प्रदेशों से, तो उनकी भी वही दिक्कतें हैं, उनके पास भी फंड्स की प्रॉब्लम है, उनको भी लगता है विकेंद्रित करने की जरूरत है, उनको भी लगता है कि जो पूरी अप्रोच है वो बहुत सेंट्रलाइज्ड है, बहुत केंद्रीकरण किया गया है उसका, और ये सारे राज्यों को लगता है। तो जहां तक रणनीति की बात है, हमारी तो ये आशा है कि इस तरह की रणनीति बनानी ही ना पड़े। हमारी आशा है कि इस लड़ाई में हम सब प्रहरी हैं, लेकिन अग्रिम प्रहरी राज्य हैं, और राज्यों को क्षमता देनी चाहिए, उनको ज्यादा शक्ति देनी चाहिए, ज्यादा संसाधन देने चाहिए इस लड़ाई से, क्योंकि ये लड़ाई 2 स्तरों पे लड़ी जाएगी। एक होगा जो नेशनल मैनेजमेंट सरकार को, केंद्र सरकार को करना चाहिए, और ये बात बार-बार राहुल जी ने भी कही है और बिल्कुल सही कही है, और एक लेवल पर लड़ी जाएगी जो विकेंद्रित लड़ाई होगी, जो कि राज्य सरकारें लड़ेंगी, जो डिसेंट्रलाइज्ड वर्जन होगा इस लड़ाई का। क्योंकि आफ्टर ऑल कौन से जोन्स किस तरह के हैं, कहां पर पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, कहां पर घट रहे हैं, पीपीई खरीदना, राशन पहुंचाना, टेस्टिंग किट्स खरीदना, ये सब राज्य सरकारों के जिम्मे है। तो कहीं ना कहीं रणनीति तो ये होनी चाहिए कि हम सबको किस तरह से मिलकर इस लड़ाई का सामना करना, और मुझे लगता है कि उसी स्पिरिट में हमें ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आपका पहला सवाल जो था कि कितने नंबरों को हम, मेरे पास एग्जैक्ट नंबर नहीं है, लेकिन हाँ, हम लोग आपको प्रेस रिलीज के वक्त जरूर नंबर्स दे सकते हैं। लेकिन मैं आपको इतना बताना चाहती हूँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश से संबंध रखती हूँ और वहां पर प्रियंका जी ने की देखरेख में काफी कुछ हुआ है। अभी तक हमने वहां पर 7 ट्रेनों का पूरा पैसा दिया है और 47 लाख लोगों को राशन और खाना पहुंचाया। और ये कहानी पूरे हिंदुस्तान में, पूरे देश में कांग्रेस की विभिन्न इकाइयों ने, विभिन्न फ्रंटर्स ने, चाहे वो एनएसयूआई हो, चाहे वो स्टूडेंट यूनियन हो, महिला कांग्रेस हो या मेन कांग्रेस बॉडी हो, हमने ये करने का प्रयास किया है। इसमें जैसा कि राहुल जी ने कहा, मुझे लगता है, मुझे इस बात का बड़ा फक्र है, इसमें हम कांग्रेसी और भाजपाई ना होकर अगर भारतीय बनकर देखें तो जरूरी होगा। और मैं आपसे ये जरूर कहना चाहूंगी कि हाँ, कुछ स्टेट्स हैं, और उससे ज्यादा रेल मंत्रालय हमारे लिए रोड़े डाल रहा है लोगों को पैसा पहुंचाने में। तो जहां पर दिक्कत होगी, हमारा रिजॉल्व, हमारा जो संकल्प है वो बहुत मजबूत है। तो अगर वो हमें चीफ सेक्रेटरी को पैसा नहीं देने देंगे या नोडल ऑफिसर को नहीं देने देंगे, हम लोगों को जो ट्रेन से आए उनको डायरेक्ट पैसा पहुंचाएंगे। और हमने 2 जिलों में किया है उत्तर प्रदेश के ये काम। तो अगर उनको लगता है कि अवरोध डालकर और रोड़े डालकर वो हमारे संकल्प को मजबूत होने से रोक पाएंगे, तो उनको गलत लगता है, क्योंकि हमारा संकल्प है कि हर भारतीय की मदद हो, और वो हम करके रहेंगे। प्रणव जी, आप म्यूट पर हैं। हाँ, इसी सो मोटो से मेरा क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन का अभी आपने जवाब दिया ना मैडम, आई जस्ट वांट टू नो, ये गवर्नमेंट ने ऐलान किया था कि वी विल बेयर 85%, सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड स्टेट गवर्नमेंट विल बेयर 15% ऑफ द टिकट। तो क्या ये ऐलान झूठा था? आप जो कह रहे हैं कि आप यू आर ऑफरिंग द टिकट्स मनी टू द माइग्रेंट वर्कर्स, यू गॉट माय पॉइंट? ये ऐलान झूठा ही नहीं, हास्यास्पद भी था। और इसलिए था क्योंकि जो थोड़ी बहुत समझ रखते हैं कि किस तरह से रेलवे फंक्शन करती है, वो ये सुनकर हतप्रभ थे कि सरकार ऐसे बेवकूफी के और ऐसे झूठे बयान दे ही क्यों रही है। सरकार मजदूरों से पैसे चार्ज कर रही थी, ये हम नहीं कह रहे, ये मजदूर खुद अपनी आप बीती सुना रहे हैं। तमामों मजदूरों ने टीवी चैनलों पे, आप लोगों के अखबारों में तमामों बयान दिए हैं कि 700-700 रुपए लिए गए, 600-650 रुपए लिए गए, और तो और 50 रुपए अधिक लिए गए। स्लीपर क्लास के और फास्ट ट्रेन के 50-50 रुपए अधिक लिए गए। तो ये हम नहीं कह रहे हैं, ये मजदूर कह रहे हैं। और कौन सा 85 और 15% किया जा रहा था, क्योंकि जब मजदूर खुद कह रहा है कि मैंने पूरा पैसा दिया है और बिना डर के वो ये बात कह रहा है, तो ये कहना कि हम 85 और 15% दे रहे हैं सिर्फ मुंह छुपाने की बात थी। ये कहा भी तब गया जब कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने ऐलान किया कि हमारी इकाइयां इसका बिल अदा करेंगी। तो मुझे लगता है इस डिबेट को तो शायद भाजपा ने भी समाप्त कर दिया है, तो ये समाप्त करना जरूरी है। कोई रेलवे इसका पैसा अदा नहीं कर रही है, कोई 85-15% नहीं किया जा रहा है। जो बात कुछ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन और प्रवक्ता कह रहे थे, उससे तो उनके नेता भी वाकिफ नहीं थे, उससे तो उनके नेता भी अग्री नहीं करते थे। धन्यवाद सुप्रिया जी।
अगला सवाल कोमल जी पूछना चाहती हैं। कोमल पूछ रही हैं सवाल। जी नमस्कार मैम, कैसी हैं? थैंक यू कोमल जी, मैं आशा करती हूँ आप ठीक है। हैप्पी मदर्स डे सबसे पहले तो। आप सबको भी बहुत बहुत मातृ दिवस की शुभकामनाएं। वी आर नथिंग विदाउट आवर मदर्स। थैंक यू। एंड मैम मेरा 2 सवाल है। सबसे पहला सवाल है कि थोड़ा हटके है वो सवाल। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने रिपोर्ट पब्लिश की थी, एक नेशनल गाइडलाइंस था कि पुलिस फोर्स के लिए के फेक न्यूज के ऊपर, जिसका एक ही उद्देश्य था पुलिस को बताना कि किस तरीके से असली न्यूज को पहचाने और उस न्यूज के को सही तरीके से उसका जांच किया जाए और उसके खिलाफ कार्रवाई किया जाए। क्योंकि हम एक उदाहरण ले सकते हैं कि तबलीगी के बारे में किस तरीके से उसको विलेन बनाया गया था उस रिपोर्ट को, और सरकार ने उसे घंटों के अंदर वापस ले लिया था। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? आपका इसके ऊपर क्या राय है? मैं चाह तो रही थी कि पहले मैं सिर्फ माइग्रेंट लेबर पे क्वेश्चंस ले लूं और उसके बाद इस पर लूं, पर आपने बहुत अहम मुद्दा उठाया तो सवाल जरूर आपका इसका जवाब दूंगी। होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आपका बिल्कुल सही है कहना कि ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की ये रिपोर्ट थी और ये पब्लिक करी गई थी और इसमें प्रयास था ये समझाने का कि कैसे झूठी खबरों से, कैसे फेक न्यूज से बचा जाए और उससे कैसे निपटा जाए। ये इसका बेसिक उद्देश्य था और उसमें बहुत सारे उदाहरण दिए गए थे फेक न्यूज के और उसके चलते कितनी दिक्कतें सामने आई। और उन्हीं उदाहरणों में एक उदाहरण ये भी था कि कैसे तबलीगी जमात के बारे में फेक न्यूज या अनुचित खबरें, गलत खबरें फैलाई गई और एक पर्टिकुलर कौम को टारगेट किया गया, एक पर्टिकुलर कौम के खिलाफ एक इस त्रासदी और इस आपदा के वक्त भी एक सांप्रदायिक रंग दिया गया इस बीमारी को भी। और ये बिल्कुल सही कदम था उस रिपोर्ट में। और क्योंकि शायद, और मैं राजनीति के बिना बोल रही हूं, उससे विभाजन की कार्य हो रहा था, उससे विषाक्त फैलाया जा रहा था, तो शायद सरकार को लगा कि ये तो अनुचित हो गया है और आनन फानन में वो रिपोर्ट विथड्रॉ कर ली गई। और उस रिपोर्ट के विड्रॉल के लिए ना कोई रीजन दिया गया है कि क्यों विड्रॉल करी गई है या क्या है। मेरा तो अपना मानना है क्योंकि उससे राजनीतिक लाभ नहीं हो रहा था और राजनीतिक नुकसान हो रहा था, असलियत सामने आ रही थी, इसलिए आनन फानन में विड्रॉ करी गई। हमारी मांग है कि वो रिपोर्ट पब्लिक करी जाए और उसी रूप में पब्लिक करी जाए जैसे वो पहले थी, क्योंकि उसमें बिल्कुल सही उदाहरण थे और उसमें से एक उदाहरण ये भी था कि कैसे एक पर्टिकुलर कौम के खिलाफ एक पूरी मुहिम चलाई गई फेक न्यूज के माध्यम से। Can you briefly say in English? Can you briefly repeat in English? Sure. I think it's a very important question that has been raised. The Bureau of Police Research and Development under the Ministry of Home Affairs did release a report sometime back, and this report was to bust the fake news racket, and it was also meant to tell the administration and enforcement agencies how to deal with fake news, how to crack down upon fake news. And it had various examples of the kinds of fake news that were circulated. And one such example was how numerous erroneous wrong stories were circulated about Tablighi Jamaat as well. And in course of that, we have all seen how a particular community has been targeted, have been made to be villainous, even at a time of a crisis like this, even at a time when we are fighting a pandemic like Corona, when infections have reached 60,000, when we've lost 2,000 people, there was a communal color being given even to that extent. So it goes beyond my mortal understanding that why did the government suddenly decide to withdraw that report? Within hours, that report was withdrawn. And my own understanding is because it was being counterproductive to their political purposes. It was being counterproductive to the divisive politics that they play, and which is why this report was perhaps withdrawn in a jiffy. I demand that the report be made public in its original form, because the original form very categorically had stated the Tablighi Jamaat as an example where fake news was spread to malign a section of our population. Thank you, Supriya ji. Niyamika wants to ask a question. Niyamika, please come in. Ma'am, this is Niyamika from ETV Bharat. Am I audible? Yes, Yeah, go ahead. Go ahead, Niyamika.
Okay, ma'am, recently ICMR has dissolved a key committee which was tasked with developing a vaccine research protocol, being a part of the National COVID-19 Task Force. So, what Congress wants to say about it, ma'am? I mean, I don't want to politicize the matter, but I certainly was quite shocked to read that this ICMR, committee was dissolved, because at a time when your infections are rising and at a time when you are almost sitting at 60,000 infections and 2,000 deaths, this ICMR committee was supposed to work on a vaccine. What suddenly happened? It almost seems there was a discoordination between the health ministry, the home ministry, and the government. I think we deserve to know that why has it been dissolved? And did they fail in their duty? Could they not come up with a solution? What was the reason? I think the government of India owes this explanation to the people. I will also repeat this answer in Hindi because this is an important question. ICMR की एक कमेटी थी अभी और उसको डिसॉल्व कर दिया गया है, और हमारा ये सवाल है कि एकदम से आनन फानन में उसको क्यों डिसॉल्व किया है? आखिर क्या ऐसी दिक्कत थी जिसके चलते उसको डिसॉल्व किया गया है? और वो वैक्सीन के लिए कमेटी और टास्क फोर्स सेटअप किया गया था, उसको डिसॉल्व करने में क्या सरकार ये बोल रही है कि वो अपना दायित्व पूरा नहीं कर पाए? क्या वो फेल हो गए? क्या कारण था जिसको डिसॉल्व कर दिया गया? क्योंकि आज 2000 मौतें हो चुकी हैं, 60,000 इन्फेक्शन का काउंट है हमारा, तो जरूरी है समझना कि आखिर हुआ क्या, क्यों, किस वजह से ये डिसॉल्व करी गई कमेटी। जी, अगला रिक्वेस्ट बताएं, और सवाल जो लोग हैं वो सामने आए। रमन, हाँ जी रमन जी, पूछे। सुप्रिया जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अचानक सरकार की तरफ से हेल्थ मिनिस्ट्री की अगर बात करें तो उन्होंने अपनी प्रक्रिया में बदलाव किया है कि जो भी कोविड-19 के मरीज हैं और अगर उन्हें फीवर नहीं हुआ है अंतिम समय में, तो बिना उनका टेस्ट किए हुए उनको अस्पताल से जाने की अनुमति दी जाती है। इससे पहले जो प्रक्रिया थी कि उनका 2 बार टेस्ट किया जाता था और टेस्ट में अगर नेगेटिव पाया गया तभी वो जा पाते थे। आपको क्या लगता है कि बड़ी तादाद में जो कोविड-19 पॉजिटिव के केस आ रहे हैं, उससे बचने के लिए सरकार ने तो फैसला नहीं किया है? मैं देखिए इतनी त्रासदी और आपदा के टाइम कोई संशय वाली बात नहीं करूंगी, लेकिन हाँ, ये सवाल जरूर उठता है। 2 लेवल पर आपका सवाल है कि अगर ये प्रक्रिया चेंज करी गई है तो क्या हम ज्यादा बड़ा रिस्क नहीं ले रहे हैं कि हम उनको टेस्ट बिना किए भेजे दे रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि हो सकता है संक्रमण अभी भी हो, और क्या संक्रमण फैलने के और चांसेस हो सकते हैं अगर उस प्रक्रिया के चलते गए हैं। और दूसरा, जो काफी लोगों ने इस बारे में बोला है और हम भी इस मंच के माध्यम से ये सवाल उठाना चाहते हैं कि रोज केसेस बढ़ रहे हैं, जो नए केसेस आ रहे हैं। आज जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने घोषणा करी थी पहले लॉकडाउन की, उस दिन 525 केस से आज हम 60,000 केसेस के पास हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब इस तरह की जर्नी हुई है तो क्या एक आर्टिफिशियल तरीके से संक्रमण की संख्या को कम करने का काम किया जा रहा है? अगर ऐसा किया जा रहा है तो ये दिक्कत तलब ही नहीं है, ये बहुत बड़ा ये बहुत डेंजरस भी है, ये बहुत भयावह भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप बिना प्रॉपर टेस्ट किए लोगों को रिलीज कर रहे हैं, लोगों को हॉस्पिटल से जाने दे रहे हैं पेशेंट्स को, तो शायद संक्रमण का खतरा और बढ़ सकता है। तो आर्टिफिशियली अगर सप्रेस करने की कोई भी कोशिश की जा रही है तो हम उसके खिलाफ बहुत बहुत कड़े शब्दों में कहना चाहेंगे। We have to be true to figures, we have to be true to data, we cannot artificially suppress any numbers. It is important that we retest people who have been tested positive and not let them go unless we are completely satisfied, and that change in criteria is an important one and should be relooked. I have a question, सुप्रिया जी, and TV9 से एक सवाल भेजा गया है। उनका सवाल है कि मौलाना साद से संबंधित सवाल है कि उनको कई दिनों से ये दिखाया जा रहा है कि वो गायब हैं और टेलीविजन शोज होते हैं और ये पूछा जाता है कि आखिर कब सरकार उन्हें गिरफ्तार करेगी। TV9 के एक रिपोर्टर ने मौलाना साद से बात की, उन्हें ढूंढ निकाला है और उनका इंटरव्यू किया है, और तो इससे संबंधित सवाल है कि पुलिस उनको ढूंढने में असफल है पर रिपोर्टर्स जो है उन तक पहुंच जाते हैं। व्हाट इज योर कमेंट? मेरा कमेंट वही है कि जो BPRD की रिपोर्ट आई, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, और जिस आनन फानन में उसको हटाया गया,
कहीं उसके पीछे का कारण और मौलाना साद को ना ढूंढ पाने का कारण एक ही लगता है कि विभाजनकारी राजनीति चलती रहे। इस समय भी सांप्रदायिक ताकतों से जब देश को बिल्कुल बरी हो जाना चाहिए था, हम इस बीमारी के साथ साथ आर्थिक समस्या संकट के साथ साथ इन सांप्रदायिक ताकतों से भी हमें लड़ना पड़ रहा है। ये त्रासदी है हमारे वक्त की। और मेरा सिर्फ ये कहना है कि शायद सरकार को और सरकार की एजेंसियों को और सरकार में बैठे लोगों को अपनी सारी ताकत, अपनी सारी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से इस समय उन लोगों की मदद करनी चाहिए जो इस त्रासदी से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं, जो कि हमारे माइग्रेंट लेबर। और मैं वापस उस मुद्दे पे जाना चाहती हूँ, क्योंकि जो हमारे प्रवासी श्रमिक हैं, जिस तरह की तस्वीरें सामने देखने को आ रही हैं, दिल दहलाने वाली तस्वीरें हैं। कई बार आपके सामने खाना रखा होता है, मेरे साथ तो ऐसा होता है, कई बार आपके सामने खाना रखा होता है और आपको खाने का मन नहीं करता है, क्योंकि सवेरे आपने अखबार में किन तरह की तस्वीरें देखी है, टीवी चैनलों पे किस तरह की त्रासदी देखी है। और मैं एक बार फिर से भारतीय मीडिया को सलाम करती हूँ कि आप उन स्टोरीज को ला रहे हैं, आप लोगों को याद दिला रहे हैं कि वो भी हमारे देश का हिस्सा है। तो जरूरी है कि सरकार अपनी विफलताओं पर पर्दा डालने के लिए बेकार की और जो गैर जिम्मेदाराना चीजें हैं वो ना करे, विभाजनकारी राजनीति ना खेले, कोरोना से पूरी तरह से लड़े, टेस्टिंग करे और अर्थव्यवस्था को सुधारने का काम करे और श्रमिकों पर विशेष ध्यान दे। थैंक यू सुप्रिया जी। आई थिंक हमारे सवाल खत्म हो गए हैं। अब I have a question, Samya here. साम्या प्लीज गो अहेड। Yeah, ma'am, I wanted to ask you a question on over 100 signatories have come forward from Olympians, retired defense personnel and Padma awardees, and have written an open letter to the Pulitzer board objecting to the award given to the photojournalist from Jammu and Kashmir and the citation that came along with that award to say that it's going to be promoting terrorism and fake news due to the citation that came along with it, saying that it's a conflicted Kashmir for that matter. This is an open letter written by over 100 signatories to the Pulitzer. I think this question has been very ably answered by Rahul ji when he did a press conference 2 days back. I think in a country like ours, creativity is what should be appreciated. I think all other issues related to that are attempts to create controversy and should be put to rest. I don't think we should even my own sense is that we should not give these issues more importance than they deserve. There are far more important, far more burning issues that we need to focus all our attention and energy on. A Pulitzer Prize here and there is least of our concerns. Our biggest concern is to rescue and protect people who are dying of starvation, who are dying of hunger, who are forced to walk thousands of kilometers away from their home, back to the safety of their homes. That's what we need to focus on. That's what we need to do. Thank you, ma'am. सिद्धार्थ, जरूरी सवाल है। हाँ सर, यही सवाल है मेरा कि प्रधानमंत्री कल मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे, कांग्रेस का क्या ठीक है, इसके ऊपर क्या बात होनी चाहिए? बात तो होनी चाहिए कि कैसे हम एक दूसरे के साथ मिलकर इस समस्या का समाधान करें। बात एक तरफा नहीं हो सकती है। आप 4 प्रदेशों से कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों को बुलाकर एक आदमी से बुलवाते हैं, तो कैसे आपको पता चलेगा? सरकारों ने आपको लिख लिख कर तंग आ गई हैं कि हमें सहायता चाहिए, हमारे पास धनराशि नहीं है, हमारे पास संसाधन नहीं है, हमें दिक्कतें आ रही हैं। आपने उसके बारे में क्या किया? आप क्यों नहीं फंड बोरो करके, आपने जो बोरोइंग भी बढ़ाई है वो भी सिर्फ अपने डाइवेस्टमेंट और टैक्स शॉर्टफॉल के लिए बढ़ाई है। आप क्यों नहीं फंड बोरो करके राज्य सरकारों को देते हैं? राज्य सरकारों के पास, मैं बार बार कहती आई हूं, कांग्रेस का बार बार कहना है कि राज्य सरकारों के पास एक बहुत सीमित दायरा होता है। They have a very limited elbow room to borrow or to raise funds, and even when they borrow and they raise funds, it is at a very high cost. And experts, विशेषज्ञों ने बार बार कहा है कि वो एक डेट ट्रैप में, वो एक डेट डिफॉल्ट की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो जरूरी है कि प्रधानमंत्री जी सिर्फ उनकी बातें सुने ही नहीं, सबसे पहले तो सबकी बातें सुने, उस पर कार्यान्वित करें। प्रधानमंत्री जी बातें सुनकर चुप क्यों बैठे? अभी भी जीएसटी के पेमेंट्स बाकी हैं, अभी भी कई सरकारों के पास पैसा नहीं है, अभी भी कई सरकारों के पास संसाधन नहीं है। कंट्रोवर्सी बनाई जाती है, जो जीएसटी के रेवेन्यूज है वो नहीं मिल रहे। राज्य सरकारों के पास आज रेवेन्यू के नाम पर कुछ नहीं बचा है।
तो जो मीटिंग होगी, कांग्रेस अध्यक्षा ने, राहुल जी ने, पूर्व प्रधानमंत्री जी ने, चिदम्बरम जी ने, इन सब लोगों ने मीटिंग करी थी हमारे चीफ मिनिस्टर्स के साथ, और उसके बारे में आप सबको पता है, आप सबको ज्ञात है। जरूरी है कि इस स्टेज पर उन मीटिंग्स के बारे में जरूरी है उस स्टेज पर उनकी उचित मांगों पर कार्य किया जाए, उसको पूरा किया जाए। Thank you. I think last question. Rima ji, you want to ask a question? What were the main obstacles to deliver your, you suppose Congress supposed to bear the expenses of travel expenses of migrant labor, but what exactly obstacles come to on the in front of? I think I'm losing Rima's audio, लेकिन मुझे सवाल समझ में आ गया है. One of the problems that we have encountered is that DMs have refused to take our checks in many states where we have gone to give money. They have refused to take our checks, and obviously they are under instruction from their political masters, from the political leaders of the state. And I think that has to stop. If you are not going to provide for them, you have no moral authority to stop us from providing for them. ना आप उनको पैसे दे रहे हैं रेल के, और आपकी कौन सी नैतिक जिम्मेदारी है, आप कितना अनैतिक काम कर रहे हैं कि आप हमें भी रोक रहे हैं कि हम भी उनको पैसे ना दे सके। बहुत डीएम ने हमारे चेक लेने से इनकार किया है। हम इसको एक बड़े मुद्दे को उठाएंगे, क्योंकि ये मुद्दे बड़े हैं, ये लोगों के जीवन, उनके जीवन यापन, इस त्रासदी का बड़ा रूप है ये मुद्दे, और हम इस पर चुप नहीं बैठेंगे। धन्यवाद सुप्रिया जी। मुझे उम्मीद है सरकार हमारी बातों का संज्ञान लेगी और श्रमिकों की जो परेशानियां हैं उसको कम करने की कोशिश करेगी। आप सभी का हमारे साथ इस ब्रीफिंग में जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी सुप्रिया जी। थैंक यू ऑल। Thank you. आप सब लोग सकुशल और स्वस्थ रहिए। Thank you. Thank you.